वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वो शुभ घड़ी आ गई है जब आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रहे हैं। और अभी हम जो बुक ले रहे हैं वो सक्सेना सर की बुक से ले रहे हैं ना। बढ़ जाते हैं हम सक्सेना सर की बुक से, फिर जब इसके हो जाएंगे तो फिर मावत सर की बुक से, दोनों से देंगे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन जो है पहला तो छोटा सा एक ठीक ठाक सा जो क्वेश्चन है, और फिर जो भी नहीं बनेगा तो आप बताना मुझे। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन लेखांकन समीकरण चैप्टर का। लिखा है स्टार्टेड शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। निम्नांकित व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹80,000। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 80,000 रुपये से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर इस चैप्टर में आपने अपनी जो टेक्स्ट बुक है आपकी उसमें ज़रूर देखा होगा जो एग्जाम्पल्स हैं, है ना। एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा कि एक ट्रांजेक्शन का कॉलम बना है, फिर उसके बाद में एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और ये सब बातें हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देखेंगे या आपके दिमाग में मन में ये चल रहा होगा कि ये इन्हें कैसे पता रहता कि ये इतने ही कॉलम बनाने, मतलब कैश बनना है, स्टॉक बनना है, डेटर्स बनना है, या फिर आउटस्टैंडिंग बनना है, कैपिटल बनना है। ये उन्हें कैसे पता चला या हमें कैसे पता चलेगा कि इतने ही कॉलम्स बनना है। ठीक है, चलिए तो उसका भी समाधान कर देते हैं कि किस तरह से। तो पहले आपने बैलेंस शीट, हमने डे फर्स्ट में बताया था आपको कि बैलेंस शीट जो है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज यानी संपत्तियां और दायित्व जो है वो दोनों तरफ का टोटल इक्विवेलेंट यानी बराबर होता है। ठीक है, तो संपत्तियां यानी एसेट्स बराबर होता है लाइबिलिटीज यानी दायित्व। ओके, अच्छा, एसेट्स में हम इसको कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, जो जितने भी आइटम है वो मतलब ये ETC लिखते हैं हम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, ये ETC का मतलब समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं आदि या इत्यादि, लेकिन इस ETC को ETC ही क्यों कहते हैं, KIM क्यों नहीं कहते हैं, या PTC क्यों नहीं कहते हैं? तो इस ETC का मतलब E मतलब होता है एंड, ये आप होता है T का मतलब होता है थिंकिंग, और C का मतलब होता है कैपेसिटी, यानी एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, जहाँ हमारे सोचने समझने की शक्ति सामर्थ्य समाप्त हो जाए, तो इसलिए हम कहते हैं कि भैया ठीक है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो ये ETC का मतलब क्या है, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। ठीक, तो ये मतलब जितने भी बाकी के बचे हुए आइटम्स हैं वो सब लिख सकते हैं, और बराबर होगा लाइबिलिटीज में क्या होती है, कैपिटल होती है, प्लस आउटस्टैंडिंग होता है, बिल्स पेएबल होता है। ठीक है, और इस तरह से जो बहुत से अनअर्न इनकम होती है, तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज यानी पूंजी प्लस दायित्व, ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि एसेट्स बराबर होती है लाइबिलिटीज, या जनरली आप लिख सकते हैं एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। संपत्तियां बराबर होती हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, सम लाइबिलिटीज को शॉर्ट में लिखा है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, इस बेसिस पे आप क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अच्छा, अब उसके बाद पहले ट्रांजैक्शन है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी इसकी, आपने पढ़ी होगी जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। रोकड़ लेखा डेबिट पूंजी लेखा से। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब ये कि पहला एक कॉलम तो बनेगा आपका कैश का और दूसरा बनेगा कैपिटल का। क्लियर, और हर कॉलम को एक ही बार बनाना है, ऐसे नहीं कि तीसरे नंबर पे फिर कैश आया तो एक नया कैश का कॉलम बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप।
और ना ही किया जाता है। तो कैश का और कैपिटल का कॉलम बन गया। फिर उधार माल खरीदा। उधार माल खरीदा मतलब क्या, यदि जर्नल एंट्री आप देखें तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट या फिर टू वेंडर्स अकाउंट, क्रय लेखा डेबिट और विक्रेता लेखा से या लेनदार लेखा से, क्योंकि उधार खरीदा वो क्रेडिटर बन गया, लेनदार बन गया। जो हमसे पैसे ले रहे हैं वो लेनदार हैं, जो हमें पैसे दे रहे हैं वो देनदार हैं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना आपको कि आप अपने बिजनेस में बैठे हैं, जो पैसे दे रहे हैं वो देनदार हैं, जो पैसे ले रहे हैं वो लेनदार हैं। देने वाला पैसे क्यों दे रहा है, या तो हमने उसको लोन्स यानी ऋण दिया था तो वो पैसे दे रहा है, या फिर उधार माल बेचा था तो वो पैसे दे रहा है। ठीक है, इसलिए वो देनदार है। और पैसे लेनदार क्यों हो रहा है, तो क्योंकि हमने उससे उधार पैसे लिए थे तो वो लेनदार है, या हमने उधार माल खरीदा था तो वो लेनदार है, क्योंकि वो पैसे लेगा हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर उधार माल खरीदा। तो अब जनरली अकाउंटिंग के क्वेश्चन में परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये अलग अलग कॉलम नहीं बनाए जाते क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो एक ही वर्ड यूज़ करते हैं स्टॉक। ठीक है, क्योंकि गुड्स है, गुड्स मतलब स्टॉक। तो ये स्टॉक शब्द का उपयोग करना है। तो उधार माल खरीदा तो खरीदने पे गुड्स आया होगा, मतलब स्टॉक यानी रहतिया बढ़ गया होगा। ठीक है, और उधार खरीदा विक्रेता को पैसे देने हैं, वो अब लेनदार बन गया, तो एक क्रेडिटर्स का कॉलम या क्रेडिटर का कॉलम या लेनदार का कॉलम बनेगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में और क्या है, निजी उपयोग के लिए नगद आहरण किया। आहरण करने पे एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यदि रोकड़ का आहरण है तो आहरण लेखा डेबिट रोकड़ लेखा से। आहरण आय व्यय या इनकम प्रॉफिट जितने भी हैं वो सब कैपिटल में एडजस्ट करते जाते हैं। हमने कहा ना स्ट्रक्चर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये आहरण का तो नहीं बनाएंगे क्योंकि वो कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा आपका। और इसके अलावा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश रोकड़ जा रही है, तो यहाँ पर रोकड़ वाला भी कॉलम ऑलरेडी हम बना चुके हैं, कैपिटल भी बना चुके हैं, तो नए कॉलम नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझना है कि निजी उपयोग के लिए नगद आहरण किया, क्या एंट्री होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स यानी पर्सनल यूज के लिए आपने पैसे या फिर जो वस्तु निकाली जाती हैं। तो ड्राइंग्स में आपको बैलेंस शीट में बताया था कि वहाँ पर कैपिटल में से माइनस करते हैं ड्राइंग्स, तो मतलब ड्राइंग्स का कनेक्शन किससे है, कैपिटल से है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल वाले कॉलम में ही इसको एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे बताएंगे। तो कैपिटल हो गया और कैश ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो अब नए कॉलम नहीं बनेंगे। मजदूरी का भुगतान किया 2500 रुपये, मजदूरी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मजदूरी लेखा डेबिट रोकड़ लेखा से। रोकड़ का कॉलम हम बना चुके हैं, और जितने भी आय व्यय लाभ हानि होती है उसको अलग से ना लिख के एक ही कॉलम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं, तो इसलिए ये मजदूरी भी कैपिटल वाले कॉलम में जाएगी। आ रहा है समझ में। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे ये बातें समझ में आ गई, अब कंफ्यूजन दूर हुआ कि ये कॉलम्स कैसे बनते हैं, या हमें कैसे पता चले कि कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। तो पता ऐसे करने के पहले एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लेंगे और थोड़ा स्पेस भी दे देना, बाई चांस यदि कुछ गलती से आपने कोई कॉलम ना बनाया हो तो वहाँ एडजस्ट किया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद तो हमारे पास में कैश, कैपिटल, स्टॉक, क्रेडिटर्स। अब कैपिटल और क्रेडिटर्स ये तो लायबिलिटी वाले कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, और कैश और स्टॉक जो है वो एसेट्स के आइटम है। ये बैलेंस शीट आपने पढ़ रखी है पहले ही दिन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको एक स्केल का उपयोग, ठीक है, अब देखिए हाँ किस तरह से कॉलम ड्रॉ करने। तो टॉप पर हम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस या इक्वेशन लेखांकन समीकरण। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉलम्स ड्रॉ कर रहे हैं हम। इस कॉलम में
फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशंस, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और इस कॉलम में हम लिखेंगे आइटम्स, ठीक है। और इतनी ही दूरी पे बनाएंगे, थोड़े से छोटे पतले कॉलम बना देंगे, अदरवाइज ये कैमरे के फोकस से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में अब हमारे पास में आइटम्स कौन से हैं, कैश और स्टॉक का कॉलम है। आप चाहे तो अलग अलग भी उनको लंबाई से खींच सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में कैश, फिर नेक्स्ट हो गया स्टॉक, और एक कॉलम है कैपिटल का, और एक कॉलम हो जाएगा किसका, क्रेडिटर्स का, ठीक है। और ये आप चाहें तो यहाँ पे बराबर का साइन भी लगा सकते हैं, इस तरह से करके, ठीक। और ये यस, इसको तो कंप्लीट कर ही दें। तो ये है ट्रांजैक्शंस यानी व्यवहार, ठीक, या आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको लिखना है एसेट्स यानी संपत्तियाँ बराबर हैं। आप चाहे तो यहाँ पे बराबर लगा दें, तो फिर यहाँ पे आपको बराबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखें कैपिटल प्लस लायबिलिटीज यानी पूंजी प्लस दायित्व, आ रहा समझ में, ठीक है। यहाँ एसेट्स में हमारे पास में क्या था, एक कैश और स्टॉक, ठीक। कैपिटल में तो कैपिटल ही होगा, तो कैपिटल में आप यहाँ पे कैपिटल लिख दीजिए, या आप चाहे तो इस कैपिटल को लास्ट वाले कॉलम पे भी ले जा सकते हैं। तो ये लिखिए क्रेडिटर्स, और यहाँ पर लिख दीजिए कैपिटल, और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल करके भी इसको लिखा जा सकता है, ताकि कैपिटल कैपिटल के नीचे ही आ जाए, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिखें, लायबिलिटीज यानी दायित्व प्लस कैपिटल, ठीक है। ये आपको इस तरह से करना है, क्या बनाना है, आ रहा समझ में, ठीक। अब पहला ट्रांजैक्शन क्या था, स्टार्टेड बिजनेस, या छोटा सा आप लिखते हैं बिजनेस स्टार्टेड, ठीक। बिजनेस कमेंस्ड विद कैश, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो विद कैश रुपीज 80,000, 80,000 रुपये से। अब 80,000 रुपये से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो ये कैश आ गई थी आपकी 80,000। स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो नील लिखें या फिर शून्य भी लिख सकते हैं, 0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इस तरह से 80,000 रुपये यहाँ लिख दें। अरे फिर गुड्स परचेस्ड, ठीक, दूसरा ट्रांजैक्शन है गुड्स, और परचेज को आप लिख सकते हैं बॉट, BU बाय यानी खरीदना, उसका पास्ट है बॉट, गुड्स बॉट। यहाँ पे आपने खरीदा था, कैसे खरीदा था, ऑन क्रेडिट ही खरीदा था। तो अब आप देखेंगे कि कैश पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, लेकिन स्टॉक कितने का, 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये से स्टॉक बढ़ गया। क्रेडिटर्स लेनदार भी 20,000 रुपये से बढ़ गए, ठीक है, लेनदार भी आपके, ठीक है। पूंजी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और जैसे ही 2 ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होते हैं, पहली बार में 2 फिर एक, हाँ एक, तो जैसे ही 2 ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हैं,
तो ये बन जाता हमारा नया समीकरण, या हम इसको कहते हैं न्यू इक्वेशन, नया समीकरण। तो जोड़े जाए, इसको अपन घटाना होगा तो घटा देंगे, तो ये जोड़ेंगे क्योंकि कुछ गया तो है नहीं। तो ये 80, ये 20, ये 20 20,000 और ये है 80,000 यानी 80। आ रहा समझ में। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट है कैश विड्रू। हम जो ट्रांजेक्शन है वो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप चाहे तो बुक में जो लिखे ना वही उतार मारो अच्छी तरह से, बस है ना। तो लिखो कैश विड्रू, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। बाकी आप अपनी कॉपी में इसको हॉरिजॉन्टल बनाए हैं, आड़े में बनाना, वर्टिकल मत बनाना। तो आपके पास में स्पेस रहेगा तो आप पूरा लिख सकते हो कैश विड्रू और फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹5,000। ठीक, यहाँ पर कैश आपने निकाला, तो ये क्या हुआ, 5,000 रुपये कैश कम हुई। कैश निकाला है, गुड्स नहीं, तो स्टॉक पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो गया नील, इधर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्रेडिटर्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कैश निकाल रहा है प्रोप्राइटर, तो क्रेडिटर्स को क्या लेना देना, ठीक है। लेकिन हाँ, आपकी जो कैपिटल है वो 5,000 रुपये से कम हो गई। आ रहा समझ में। तो अब जैसे ही पहले 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते तो एक न्यू इक्वेशन बना, उसके बाद एक एक ट्रांजेक्शन पे आपके न्यू इक्वेशन नए समीकरण बनेंगे। तो यह आ गया न्यू इक्वेशन। 80 में से 5 चले गए, 75,075, ये हो गया 20, ये हो गया 20 ही रहेगा, और ये 75। आप देख पा रहे हो कि बोथ साइड का टोटल इक्विवेलेंट चल रहा है, ये बराबर का साइन लगा था इधर पे। हाँ, तो 75 और 20 95, 20 प्लस 75 95, 95,000 ही है ना। 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख यहाँ भी आ रहा है। ठीक, फिर फोर्थ ट्रांजेक्शन देखें अपन। फोर्थ है वेजेस पेड, है ना, या पेड वेजेस, मजदूरी का भुगतान किया। वेजेस यानी मजदूरी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कितने रुपए का, 2,500 रुपये का। ठीक, चलिए, कैश आपकी इससे जा रही है ना, मजदूरी जो है वो आपने नगद की दी है, ठीक है। तो कैश कम होगी कितनी, 2,500। क्या स्टॉक पे फर्क पड़ा, नहीं। क्या लेनदार पे फर्क पड़ा, क्रेडिटर्स पे, नहीं, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल, आपकी जो कैपिटल में हमने कहा ना, जितने भी इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, आय व्यय, लाभ हानि जितने भी रहेंगे उन सबको हम एडजस्ट करेंगे किसमें, कैपिटल। इसके लिए अलग से कॉलम नहीं बनते, क्योंकि फाइनली कहीं ना कहीं कैपिटल पे ही तो फर्क पड़ रहा है ना। लाभ हुआ तो कैपिटल बढ़ जाती है, हानि होती है तो कैपिटल कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने 75,000 में से 2,500 माइनस कर लिए, तो ये माइनस कर लेंगे, तो अब आप देखिए कितने आएंगे। 75 में से आपने अलग कर तो 72,500, 72,500 रुपये, ये 20,000 ही रहेंगे, ठीक है। फिर ये 20,000, 20,000 माइनस या प्लस नील करो, एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, और 72,500, तो 72,500, 20,000, 20,000 और 72,500, ये आपका न्यू इक्वेशन फाइनली बन गया, ठीक है। और इसको आप चाहते हो एक छोटी सी बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, वैसे इस क्वेश्चन में तो कहा नहीं, लेकिन बैलेंस शीट बनाओगे तो एसेट्स में क्या लिखोगे, कैश 72,500, स्टॉक 20,000, 20,000, तो आ गया 92,500, 92,500। उसी प्रकार से लाइबिलिटी में लिखेंगे टॉप पे क्रेडिटर्स 20,000 और कैपिटल 72,500, 72,500। जो लास्ट वाला इक्वेशन आता है ना, वही बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में वैसे कहा नहीं है, लेकिन यदि आगे क्वेश्चन में मिलेगा आपको कि बैलेंस शीट भी बनाओ भैया, तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम टिक कर लेते कि ये क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया आपको। आ रहा समझ में, ठीक। तो इस तरह से ये जो है कुछ भी नहीं, आप खुद देख पाएंगे, कुछ भी नहीं रखा है, बस आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, बेसिक सीखिए। बेसिक आपकी जो प्रीवियस 2 क्लास के
वीडियोज़ उसको ज़रूर देख लेना, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था कथा का सार। और ऐसे हम तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और जो भी लास्ट क्वेश्चन है कि बड़ा खास है वो भी बताएंगे, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलिए तो अभी फ़िलहाल इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।